यूपी स्कॉलरशिप आवेदन 2023-24 से संबंधित सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की ये वीडियो। इसलिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहेगा और कोई भी भाई कोई भी बहन बिल्कुल ये कमेंट ना करे कि मेरा ये वाला कोर्स है, कि मेरा वो वाला कोर्स है, कि इस वाले कोर्स का अलग बताइए, कि उस वाले कोर्स का अलग बताइए। ऐसी बातें आप बिल्कुल ना करें। आप चाहे किसी भी कोर्स, किसी भी कॉलेज, किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कोई भी स्टूडेंट्स ही ना बोले कि मेरा तो कोर्स बीटीसी है, कि मेरा तो भैया बीएड है, कि मेरा तो एलएलबी है, कि मेरा तो बीटेक है। तो इस तरह की हरकत बिल्कुल ना करें। सभी कोर्स, सभी क्लासेस के लिए आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं लास्ट डेट के बारे में। ठीक है, जितने भी आपके क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर जो गाइडलाइन है वो यूपी स्कॉलरशिप के लिए पूरी गाइडलाइन आ चुकी है। ठीक है, इस एक एक पॉइंट को मैं यहाँ पर आपको पढ़कर बताने वाला हूँ। और सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं लास्ट डेट के बारे में। तो क्लास 9th और 10th के लिए जो लास्ट डेट है वो 8 दिसंबर रखी गई है। 8 दिसंबर तक आप अपना जो फॉर्म है उसे फिल करके अपने संबंधित स्कूल कॉलेज में जल्द से जल्द सबमिट कर दें, यानी कि जमा कर दें। 9th और 10th क्लास के लिए 8 दिसंबर लास्ट डेट रखी गई है फॉर्म भरने के लिए। 9th और 10th के अलावा जितने भी आपके कोर्सेज हैं, ठीक है, क्लास 11th 12th यूजी पीजी ईएड बीएड सीएड ईटीसी बीटीसी सीटीसी मतलब डीएलएड वगैरह सब इसी में हो गया आपका। एलएलबी वीएलएलबी बीटेक आईटीआई जितने भी आपके कोर्सेज हैं, बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम कितने भी कोर्सेज चाहें वो आपका हो गया। बीएएमएस बीएमएस एमबीबीएस अदर जितने भी कोर्सेज हैं जिसमें यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया जाता है। कोई भी स्टूडेंट से अलग से कमेंट करके ना मारे कि मेरा ये वाला कोर्स है, कि मेरा वो वाला कोर्स है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत लगती है जब आप लोग कोर्स का नाम लिखते हैं। कोर्स से कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि फॉर्म सभी के लिए एक ही होता है। आप इसी फॉर्म को फिल करेंगे चाहे कोई सा कोर्स हो आपका। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए लास्ट डेट क्या रहेगी, 9th और 10th को छोड़कर। 9th और 10th के लिए हमने डेट यहाँ पर बता दी है। 9th और 10th के अलावा चाहे आप क्लास 11th 12th के स्टूडेंट्स हो, यूजी पीजी सारे कोर्स हमने बता दिए। ठीक है, चाहे आपका कोई सा कोर्स हो, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 31 दिसंबर। 31 दिसंबर तक आप अपने फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं और उसके बाद 2 से 3 दिन में आपको जो फॉर्म का प्रिंट आउट है वो अपने संबंधित कॉलेज में ले जाकर आपको जमा करना होगा। ठीक है, तो लास्ट डेट से पहले पहले आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमें अच्छे से पता है, लेकिन उनका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ से मिल नहीं सकता है, इसलिए उन चीज़ों को बताना पॉसिबल नहीं है। उसका आप लगातार ट्राई करते रहें। बाकी एक चीज़ यहाँ पर और बताई जाती है, कई सारे स्टूडेंट्स के सामने यहाँ पर कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपका जो रिन्यूअल फॉर्म होता है, जो स्टूडेंट्स रिन्यूअल स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करते हैं तो उनके सामने एक प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि उनका अगर इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 3 ईयर के लिए होती है, उत्तर प्रदेश में 3 साल के लिए होती है। जिस दिन वो जारी किया जाता है उससे 3 साल तक के लिए वो वैलिड होता है। अगर आपने फॉर्म को रिन्यूअल किया है और आपके इनकम सर्टिफिकेट की वैलिडिटी यहाँ पर एक्सपायर हो चुकी है, इनकम सर्टिफिकेट के एक्सपायर हो चुका है, तो आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इनकम सर्टिफिकेट आप चेंज ना करें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि आपने जो भी इनकम सर्टिफिकेट प्रथम बार से यानी कि फर्स्ट ईयर में अपने कोर्स में लगाया था तो वो इनकम सर्टिफिकेट संपूर्ण कोर्स की समाप्ति तक मान्य रहेगा। जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता है उसी इनकम सर्टिफिकेट को आप लगा सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम या समस्या आने वाली नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही एक चीज़ और यहाँ पर आपको बताते हैं, जो स्टूडेंट्स एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक ही चलने वाली है। 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स ओबीसी, इसके अलावा आपका हो गया माइनॉरिटी, इसके अलावा हो गया आपका जनरल, इन 3 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनकी जो वार्षिक आय है वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये इनकम सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया यहाँ बताया गया। चलिए अब हम नीचे की साइड में चलते हैं और यूपी स्कॉलरशिप के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है उसे एक बार देख लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन है समाज कल्याण विभाग द्वारा 17/2023-24 हेतु ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन करने हेतु छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण निर्देश हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्देश, छात्र क्या करें वो आप समझें यहाँ पर अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर सारी चीज़ें एक एक करके अच्छे से समझाई गई हैं। ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, बाकी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिससे ध्यान दीजिएगा। आधार नंबर से लिंक बैंक खाते और एनपीसीआई में सीडिंग अनिवार्य है, यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार कार्ड से लिंक रहना चाहिए और आपका जो बैंक अकाउंट है वो एनपीसीआई से सीडिंग रहना चाहिए। ठीक है, इस कार्य को संबंधित बैंक शाखा से अनिवार्य रूप से आप करा लें, अन्यथा की स्थिति में ट्रांजैक्शन फेल होने की संभावना नहीं रहेगी। ठीक है, एनपीसीआई आपका करा हुआ रहना चाहिए बैंक अकाउंट में। अगर नहीं है तो आप बैंक की जो ब्रांच है यानी कि बैंक में जाकर उसे अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा इनका कहना है कि ट्रांजैक्शन जो पैसा है, जो ट्रांजैक्शन होता है वो फेल हो सकता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में छात्रवृत्ति
का जो भुगतान है वो आधार नंबर से जुड़े हुए बैंक खाते में ही आपकी जो स्कॉलरशिप है वो भेजी जाएगी। अपना आधार लिंक बचत बैंक खाता, ठीक है, तो जिसमें आपका NPCI सीडिंग हो संचालित रखें, न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें, यानी कि खाते में जो मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट रहती है वो आप बनाए रखें। वैसे अब तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स की जीरो बैलेंस अकाउंट है, ठीक है, तो उसमें आप देख लें। अगर आपका कोई बड़ा प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें आपकी स्कॉलरशिप 50,000 या उससे अधिक आती है तो उस स्कॉलरशिप फॉर्म में आप जीरो बैलेंस का अकाउंट बिल्कुल ना लगाएं, अन्यथा आपकी स्कॉलरशिप का ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है और प्रॉब्लम हो सकती है। ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। जीरो बैलेंस का अकाउंट बड़े कोर्स में ना लगाएं, ठीक है, जिनमें 50,000 या उससे ज़्यादा की स्कॉलरशिप आपको मिलती है उन कोर्सेज में आप जीरो बैलेंस का अकाउंट बिल्कुल भी ना रखें, ठीक है। और खाते की धनराशि अधिकतम लिमिट ना लगी हुई हो, ठीक है। बहुत सारे अकाउंट ऐसे होते हैं जिसमें मैक्सिमम लिमिट लगी हुई होती है कि आप एक बार में इतना ट्रांजैक्शन ही कर सकते हैं, 50,000 या 40,000 30,000। तो ऐसी अगर लिमिट लगी हुई है आपके अकाउंट में तो वो आप चेक करवा लें। अगर आपका बड़ा कोर्स है, अच्छा कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, उसमें ज़्यादा स्कॉलरशिप आती है, ठीक है, तो लिमिट वगैरह हटवा लें, नहीं तो आपका ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है। और हर 3 माह में अपना जो ट्रांजैक्शन है वो बैंक अकाउंट में एक बार जरूर करते रहें, यानी कि पैसे निकाल कर या डालकर उसे चेक करते रहें ताकि बैंक अकाउंट जो है इनएक्टिव ना हो पाए। तो इन सभी चीज़ों का आप पालन करें। बाकी यहाँ पर बताया गया कि आधार लिंक बचत बैंक खाते को भलीभांति जांच लें। बिना आधार सीडिंग का खाता जो संख्या है बैंक खाते में लिंकिंग एवं NPCI में सीडिंग के साथ भरने पर PFMS के माध्यम से छात्र का जो आवेदन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार सीडेड नहीं होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। नवीनीकरण यानी कि जो रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स है रिन्यूअल फॉर्म फिल करेंगे, जिनका आधार और OTP प्रमाणीकरण एक बार हो चुका है, उससे पाठ्यक्रम की समाप्ति तक पुनः आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। छात्र अपना आवेदन ऑनलाइन करने के बाद टेम्पररी लॉक करने से पहले अपना संपूर्ण विवरण जैसे कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, रोल नंबर, आय जाति, निवास प्रमाण पत्र क्रमांक, आवेदन का क्रमांक है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आप चेक कर लें, ठीक है। जितने भी आपने चीज़ें उसमें फिल की हैं बहुत सावधानी पूर्वक जांच लें, क्योंकि बाद में आपको अगर एक बार फॉर्म को फाइनल लॉक कर देते हैं तो फिर करेक्शन करने का मौका आपको कौन सी ज़िंदगी में मिलेगा वो हमें भी अभी नहीं पता है, ठीक है। तो उसका आपको वेट ही करना होगा और उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो गलत जानकारी आप सबमिट ना करें, अन्यथा यहाँ पर बताया गया यदि कोई त्रुटि है तो उसको सुधार करने के बाद ही आवेदन पत्र को ऑनलाइन सबमिट करें। आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरांत 3 दिन के बाद अब संस्था हेतु ऑनलाइन प्रिंट ले सकेंगे। यदि आवेदन पत्र में आपका आय जाति, निवास प्रमाण पत्र क्रमांक, आवेदन क्रमांक या हाई स्कूल इंटरमीडिएट का रोल नंबर, ठीक है, कोई गलत होगा तो उसे आप सही कर सकते हैं। और बाकी हाई स्कूल का रोल नंबर आपका सही नहीं होगा, क्योंकि हाई स्कूल का रोल नंबर आपका रजिस्ट्रेशन के समय ही इंटर कर दिया जाता है। तो जितनी भी डिटेल्स आप रजिस्ट्रेशन पेज पर इंटर करते हैं, लाइक एज योर नेम एंड योर रोल नंबर, ये और आपका कॉलेज नेम, ठीक है, ये चीज़ें आप किसी भी कंडीशन में किसी भी स्टेज पर सही नहीं कर पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन जब भी आप करें तो बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। बाकी एक चीज़ और यहाँ पर बताई गई, अनिवार्य वार्षिक नॉन रिफंडेबल शुल्क, ठीक है, ये नॉन रिफंडेबल शुल्क ये आपके कोर्स से जो फीस आप जमा करते हैं कॉलेज में वो फीस नहीं होती है। ये चीज़ आप खास ख्याल रखें। कई स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, जो फीस कॉलेज में जमा करते हैं, ठीक है, कोर्स की फीस वही लिख देते हैं, तो वो आप अपनी मर्जी से बिल्कुल ना लिखें। आप ये चीज़ अपने कॉलेज वाले से पूछ कर लिखें। कॉलेज के टीचर जो भी आपको नॉन रिफंडेबल फीस बताते हैं आपके कोर्स की, आप वही को नॉन रिफंडेबल फीस जो है वो अपने स्कॉलरशिप फॉर्म में लिखें। अगर आप गलत नॉन रिफंडेबल फीस लिखते हैं अपनी मर्जी से तो पहली बात तो कॉलेज वाले आपका फॉर्म जो है वो जमा नहीं करेंगे। फॉर्म जमा हो भी जाता है तो आपका फॉर्म जो वो रिजेक्ट होने की उम्मीद रहती है। इसके साथ ही यहाँ पर बताया गया कि छात्र प्रथम वर्ष में धनराशि न मिलने पर भी पूर्व आवेदन पत्र का अगली कक्षा में नवीनीकरण ही करें। यानी कि अगर आप मान लीजिए आपका कोई भी कोर्स जो 3 साल का है, प्रथम वर्ष यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको स्कॉलरशिप नहीं आई, तो जो पिछले साल आपने स्कॉलरशिप फॉर्म फिल किया था उसी स्कॉलरशिप फॉर्म को आप रिन्यूअल करें, ठीक है, तब आपके स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आप फ्रेश फॉर्म फिल करेंगे तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। तो इस तरह की हरकत ना करें, आप अपने फॉर्म को रिन्यूअल कैटेगरी में ही फिल करें अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तब, ठीक। बाकी यहाँ पर और भी सारी चीज़ें बताई गई, इससे आप एक बार देख लीजिएगा। सभी निजी क्षेत्र के संस्थानों में पाठ्यक्रम के प्रकार स्ववित्त पोषित ही रहेगा। अगर आपका कोई भी प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो उसमें पाठ्यक्रम का जो प्रकार सिलेक्ट किया जाता है, कोर्स का जो टाइप है वो यहाँ पर स्ववित्त पोषित ही आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि सेल्फ फाइनेंस सिलेक्ट करना है, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज जो होते हैं उसमें आप पूछ कर सिलेक्ट कीजिएगा कि आपका कोर्स रेगुलर रहेगा या सेल्फ फाइनेंस रहेगा, ठीक है। छात्र छात्राएं अपने स्कॉलरशिप फॉर्म में खुद की ईमेल आईडी और खुद का जो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है वही इंटर करें, अन्यथा बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सभी चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखें। बाकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें ये सारी चीज़ें,
तो और ये काम आप बिल्कुल ना करें, जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई ये काम बिल्कुल ना करें कि अपना स्कॉलरशिप फॉर्म किसी दूसरे को जमा करने के लिए आप स्कॉलरशिप का फॉर्म कॉलेज में जमा करने के लिए भेजें, ठीक है, तो दूसरे को ना दें। अनुत्तीर्ण छात्र किसी भी दशा में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन ना करें, यानी कि जो स्टूडेंट्स पिछले क्लास में फेल हो चुके हैं वो स्कॉलरशिप के लिए आवेदन ना करें। यदि छात्र का डाटा संदेहास्पद यानी कि सस्पेक्टेड कैटेगरी में आ जाता है तो संदेह के कारण का उत्तर साक्ष्यों सहित अपनी संस्था के माध्यम से आपको ऑनलाइन देना होगा। जनपद स्तरीय अधिकारियों के द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी आपको उस एप्लीकेशन पर विचार करेंगे और अपने फॉर्म को, आपके फॉर्म को जो है वो वेरीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताया ये भी गया कि आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है अगर आप गलत जानकारी प्रोवाइड कराते हैं तब। बाकी आप हमारे साथ इस तरह से बने रहिएगा स्कॉलरशिप संबंधित। अगर आपका और कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।